खबर आप तक। हकीकत जो आपको रखे अपडेट। नमस्कार, मैं आस्था, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर आप तक। एक छोटे से प्रयास ने बदल दी कई नौनिहालों की तकदीर। रीवा के डॉक्टर राकेश पटेल ने गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए चलाया अभियान। टीच टू ईच के साथ चल पड़ा लंबा कारवां। शिक्षा के बिना किसी देश के प्रगति की कल्पना नहीं की जा सकती है। यदि हम देश की तरक्की में सहभागिता निभाना चाहते हैं तो सबसे पहले जरूरी है कि हम शिक्षित हों। हालांकि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है, लेकिन समाज के हर वर्ग को उसका फायदा नहीं मिल रहा है। आज भी ग्रामीण अंचलों में शिक्षा का स्तर अत्यंत न्यून है। बच्चे स्कूल तो जाते हैं लेकिन वो पढ़ते नहीं। अधिकांश स्कूलों में केवल पढ़ाई की औपचारिकता पूरी की जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर किया क्या जाए। इसका एक सीधा सा उत्तर है कि यदि शिक्षा का स्तर सुधारने में हम अपना थोड़ा सा भी योगदान दे दें तो हालात बदल सकते हैं। कुछ ऐसा ही किया है रीवा के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर राकेश पटेल ने। डॉक्टर राकेश पटेल एसजीएमएच रीवा में सेवाएं दे रहे हैं। उनका मानना है कि अपने पेशे के साथ साथ हमारे अन्य दायित्व भी हैं। डॉक्टर पटेल आज से करीब 12 साल पहले अपने गांव के स्कूल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 5वीं कक्षा का बच्चा अपना नाम तक ठीक से नहीं लिख पा रहा है। उसी क्षण उन्होंने निर्णय लिया कि बच्चों की शिक्षा के लिए मैं कोई न कोई प्रयास जरूर करूंगा। डॉक्टर राकेश पटेल ने एक संस्था टीच टू ईच की स्थापना की और लोगों के सहयोग से शिक्षा की अलख जगानी शुरू की। इसके बाद डॉक्टर राकेश पटेल ने दर्जनों गांवों को गोद ले लिया और वहां के बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी खुद उठानी शुरू कर दी। डॉक्टर राकेश पटेल की मेहनत रंग लाई और आज कई बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से अच्छे संस्थानों में प्रवेश लेकर पढ़ाई कर रहे हैं। डॉक्टर राकेश पटेल कहते हैं कि हमारा ये अभियान निरंतर चलता रहेगा और कोशिश होगी कि कोई बच्चा गरीबी के कारण शिक्षा से वंचित न रह जाए। इस संबंध में खबर आप तक ने डॉक्टर राकेश पटेल से बात की। उन्होंने जो कुछ बताया, लीजिए आप भी सुनिए। हमारे बीच मौजूद हैं टीच टू ईच नामक संस्था संचालित करने वाले डॉक्टर राकेश पटेल जी। ये संस्था करीब 10 साल पुरानी है। इस संस्था के माध्यम से बच्चों को निःशुल्क कोचिंग सेंटर दिया जाता है, निःशुल्क उनको शिक्षा दी जाती है, बच्चों को तैयार किया जाता है और इस संस्था से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन सैनिक स्कूल में, ज्ञानोदय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में हुआ है। हम उस संस्था के बारे में हम जानते हैं डॉक्टर राकेश पटेल जी से। थैंक यू। कब से संस्था संचालित है डॉक्टर साहब? पहली बात तो धन्यवाद टीपी सिंह जी। ये संस्था मतलब 2014 में हमने पहली बार शुरू किया था इसको। जब मैं 2013 में रीवा आया इंदौर से, तो मैं जो मेरा पैतृक गांव है, पहली बार मैं जब अपने गांव गया तो मैंने वहाँ देखा कि प्राथमिक शिक्षा जो है बच्चों की, वो बहुत ही दयनीय हालत में थी। इवन 5वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा अपना नाम भी ठीक से नहीं लिख पा रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं उस समय यहाँ पे बॉन्ड कंप्लीट करने के चक्कर में आया था। 1 साल का बॉन्ड था मेरा, गवर्नमेंट बॉन्ड। ये था कि मैं 1 साल बॉन्ड ख़त्म करके वापस इंदौर लौट जाऊँगा। लेकिन जब मैंने उन बच्चों की हालत देखी शिक्षा की, तो मुझे लगा कि मैं चलिए डॉक्टर हो जाऊँगा, लेकिन इन बच्चों का क्या होगा, तो इनके लिए कुछ किया जाए। फिर गाँव में मैंने पता किया तो हमारे परिवार में एक लड़का था, वो MA था हिंदी से और ट्यूशन पढ़ाया करता था। तो उसमें उसकी फ़ीस 100 रुपये थी, ट्यूशन फ़ीस जो 5वीं क्लास बच्चों की। तो लोग उसको 100 रुपये भी टाइम से देते नहीं थे। तो मुझे लगा कि मैंने उससे बात की और मैंने कहा कि हमने गांव में एक कॉमन टेस्ट आयोजित किया और उसमें से 5 बच्चे सेलेक्ट किए और मैंने उससे कहा कि तुम एक बच्चे का मैं तुम्हें 500 दूंगा, तुम बच्चों को दिल से पढ़ाओ बस अच्छे से। और 5 बच्चे हमने चूज़ किए। मैंने उसे 2,500 रुपये पहले दिए मैंने, ताकि उसको ऐसा ना लगे कि पता नहीं पैसे देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि उस समय मैं प्रैक्टिस नहीं करता था, सिर्फ सैलरी मिलती थी 37,000 करीब। तो मैंने उसे कहा कि तो इनको पढ़ाओ और उसने 7-8 महीने बहुत दिल से पढ़ाया उनको, बहुत मन से। संडे वनडे को 4-4 5-5 घंटे क्लासेस रहती, तो रोज़ 1-2 घंटे क्लास रहती थी। तो इस तरह से क्या हुआ कि पहली बार जब 2014 में नवोदय एंट्रेंस का एग्ज़ाम हुआ, तो मेरे गांव से पहली बार आज़ादी के बाद कभी 2 बच्चे सेलेक्ट हो गए उन 5 में से। तो मुझे इतना खुशी मिली कि इतने से काम में 7-8 महीने में मतलब 20,000 रुपये खर्च करके 2 बच्चों की ज़िंदगी बदल गई। तो मुझे लगा ये काम बहुत सही। फिर मैंने अपनी वाइफ कल्पना को कहा कि तुम रीवा आ जाओ, हम लोग रीवा में ही रहेंगे और हम लोग ऐसा ऐसा काम करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे और अपना काम भी करेंगे पढ़ाने के बच्चों को। उसके बाद फिर ये सिलसिला मतलब ऐसा रहा कि बढ़ा थोड़ा, 5 बच्चे थे, फिर 10 हुए, गांव था 2 गांव 3 5, ऐसा कर धीरे धीरे गांव बढ़ाते गए हम लोग। आज की डेट में
करीब 40 गांव हैं, 4 ज़िलों में लगभग 40 गांव हमने अडॉप्ट कर रखे हैं। उसमें सीधी, सिंगरौली, सतना, रीवा और करीब 600 बच्चे पढ़ते हैं उसमें। इस अभी हाल ही में जो नवोदय का रिजल्ट आया उसमें 13 बच्चे टीच ट्वीच से नवोदय में सेलेक्ट हो गए हैं। उसमें सिरमौर नवोदय में 11 बच्चे और सतना में जो नवोदय है उसमें 2 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। और एकलव्य विद्यालय सिंगरौली में है जो मैहर में, उसमें हमारे काफ़ी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। ज्ञानोदय विद्यालय रीवा में कई हर साल मतलब 20-25 बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। जो श्रमोदय विद्यालय है जबलपुर में, उसमें हमारे 26 बच्चे पढ़ते हैं और पिछले साल उसमें 7 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। तो कहीं न कहीं मेरा उद्देश्य ये रहता है कि हम किसी भी तरह से उन बच्चों को उनकी गरीबी का उनकी शिक्षा पर कोई असर न पड़े, इसके लिए कोशिश करते हैं। तो अगर वो बोर्डिंग स्कूल पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे क्या है, उनका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ फ्री है। तो एक तरह से वो अपने पैरों पर खड़े होने के लिए अब स्वतंत्र हैं। 12वीं तक वो अगर इस तरह से पढ़ जाते हैं कि उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, आर्थिक बर्डन नहीं है, तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में बहुत कुछ करने की उम्मीद की जा सकती है उनसे। और बिना शिक्षित समाज के, बिना शिक्षित नागरिक के एक सशक्त राष्ट्र की कल्पना बेकार है और वो कभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब तक वो शिक्षित नहीं होंगे हमेशा वो अनस्किल्ड लेबर रहेंगे, मजदूर रहेंगे। वो देश के लिए कितना ही कुछ कर पाएंगे। आप ही सोचिए टीपी सिंह जी, अगर आप पढ़े लिखे नहीं होते तो मान लीजिए ज़्यादा खेती कर रहे होते, मान लीजिए खुद ना कर रहे होते खेती में, लेकिन कुछ आपकी प्रोडक्टिविटी देश के लिए वो नहीं होती जो आज है। मैं सपोज करी नहीं पढ़ा होता तो मैं कहीं खेती कर रहा होता, मजदूर होता, या अपने गाँव में खेती करता, गाय भैंस रखे 2-4 एकड़ ज़मीन में। तो लेकिन वो देश को नहीं मिलता जो आज मैं देश को दे पा रहा हूँ। तो बिना शिक्षा के एक सशक्त राष्ट्र की संकल्पना बेकार है। तो मेरा ये उद्देश्य है कि हम रीवा के हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करा सकें। सैनिक स्कूल में भी आपके संस्थान से कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ है क्या? हाँ, सिलेक्शन पिछले साल भी हुआ था। पिछले 2 सालों से सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हो रहा था, पर पिछले साल बच्चे को एक फाइनेंशियल की वजह से उसका उसमें हम लोग वो नहीं करवा पाए थे एडमिशन, क्योंकि फ़ीस बहुत है सैनिक स्कूल की। इस साल भी 3 बच्चे क्वालिफाई कर गए हैं सैनिक स्कूल में। पिछले साल जो बच्चा सैनिक में था उसका नवोदय में भी फिर हो गया, तो वो नवोदय चला गया था। और जो इस साल बच्चे भी सैनिक क्वालिफाई किए हैं उनका नवोदय में हो गया है। तो सैनिक स्कूल चूँकि फ़ीस बहुत ज़्यादा रहती है, 1 लाख से ऊपर फ़ीस है, तो वो भर पाना संभव नहीं होता हम लोगों के लिए। बट ये है कि हाँ, एग्ज़ाम दिलाते हैं ताकि बच्चों में मोटिवेशन बना रहे। तो उसमें 3 बच्चे क्वालिफाई किए हैं सैनिक स्कूल में इस साल। ये पर्यावरण के क्षेत्र में भी आपकी ये संस्था कुछ काम कर रही है क्या? पर्यावरण से वाकई हम मतलब काफ़ी वो रहे हैं। हम लोगों ने काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कि देश में पानी की कितनी किल्लत है। मेरे खुद के गांव में पानी की बहुत किल्लत है। उसमें 3 मोहल्ले हैं, उनमें शुरू में ठंडी ख़त्म होते ही ऊपर के मोहल्लों में पानी सूख जाता है। तो हमने सोचा कि हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं। तो गांव में ही हमने एक टीच ट्वीच गार्डन डेवलप किया है। उसमें करीब 2.5 एकड़ में फेंसिंग है। उसमें करीब 500 से ज़्यादा आम के, जामुन के, अमरूद के पेड़ लगे हुए हैं, बरगद, आंवले, ये सब पेड़ लगे हुए हैं। और यहाँ रीवा के कई साथियों ने मिलकर लगाया है, ऐसा नहीं कि उसे मैंने ही अकेले लगाया। हम लोग 1 जुलाई में एक अभियान चलाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं लोगों से कि आप चलें गाँव। तो बहुत सारे लोग यहाँ से, ज्योति सिंह मैडम हैं, जैसे HP सिंह सर हैं, MK जैन सर थे, और विजय शंकर जी, मतलब ऐसे बहुत सारे सोशल वर्कर हैं, या समाज जो देश के प्रति अच्छा सोचने वाले लोग हैं। एक अचीवर क्लब है हमारे साथियों का, उसमें बहुत सारे साथी उसके हैं। तो वो सब लोग मिलकर के मतलब टीच ट्वीच के जितने टीचर मेंटर हैं वो सब मिलके वो गार्डन डेवलप करते हैं। उसकी संरक्षण हम लोग करते हैं कि मतलब ऐसा ना हो कि सिर्फ लगा के हम पेड़ पौधे भूल जाएं। तो हमने उसमें जालियाँ लगवाई, डीजल पंप रखवाया, एक आदमी रखा है, मतलब जो हमारे वहाँ केयर टेकर हैं, जो रमेश जी हैं, वो काफ़ी ध्यान रखते हैं। वहाँ गाँव के रमेश, वो सहायक रोजगार हैं, वहाँ पे रोजगार सहायक हैं, पर वो काफ़ी ध्यान रखते हैं। मतलब उसकी सिंचाई, गुड़ाई, पानी, गाँव के लड़के 2-3 हैं, बहुत डेडिकेटेड हैं वो उस काम को लेकर के। ये टीच ट्वीच संस्था द्वारा और भी क्या प्रोग्राम किए जाते हैं आपके द्वारा? सर, टीच ट्वीच का मेन मकसद वैसे चूँकि शिक्षा से जुड़ा है, हम चाहते हैं शिक्षा के लिए समाज में जागरूकता आ जाए बस। क्योंकि मैं जानता हूँ रीवा में लाखों बच्चे हैं, हम पढ़ा नहीं सकते सबको, लेकिन मैं चाहता हूँ उसमें जागरूकता आ जाए। तो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हम लोग मिशन कलम चलाते हैं। एक प्रोग्राम है जो मिशन कलम में ऐसा होता है कि महीने में हम एक टेस्ट लेते हैं गांव में, ऐसे रैंडमली कुछ बच्चे हैं जो कॉलेज के, वो टेस्ट आयोजित करते हैं। हम हर बच्चे को पेन देते हैं उसमें, और टेस्ट के पेपर देते हैं। वो जो भी अच्छा करता है उसमें उसको थोड़ा गिफ्ट देते हैं, कोई सा भी अच्छा गिफ्ट। तो इस तरह से मिशन कलम कई गाँव में चलता है। उसमें करीब 20-25 गाँव शामिल होते हैं। सब ज़्यादा वो गंगेय ब्लॉक में चलता है। उसमें एक रुद्रमणि साहू उसके लीडर हैं, तो वो चलाते हैं मेनली उसको। उसके अलावा हम साल में एक बार जनवरी महीने में
रन फॉर गर्ल्स एजुकेशन का एक मैराथन आयोजित करते हैं, जिसमें देश से लड़कियां भाग लेने आती हैं। पूरे देश की लड़कियां आती हैं, लगभग उसमें हज़ारों लड़कियां भाग लेती हैं। उसको जनवरी माह में वो दौड़ होती है। उसमें प्राइज़ भी रहता है 10,000, 5,000, 3,000, 2,000 और 1,500, ऐसा करके 20 प्राइज़ रहते हैं। सर्टिफिकेट रहता है सभी के लिए। हम लोग टी शर्ट देते हैं, उस दिन बच्चियों के नाश्ते की व्यवस्था करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन लॉबी में मिलाते हैं। वो दौड़ जो है यूनिवर्सिटी से कलेक्ट्रेट तक की होती है। वो एक मैसेज देने जैसा है कि आप पढ़ लिख करके यूनिवर्सिटी से निकल करके एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिशन पर जा सकते हैं, आप रीवा की कमान या ज़िलों की कमान या देश की कमान संभाल सकते हैं। तो ये मैसेज देने के लिए वो दौड़ होती है, हर साल ही होती है। और कोविड में ज़रूर 2 साल नहीं हो पाई थी, फिर बीच में उसके बाद फिर से हमने उसे शुरू किया है। तो ये पूरा वो रहा है कि किसी भी तरह से रीवा में हर परिवार में, हर घर में शिक्षा की एक अलग जगह, शिक्षा के प्रति जो गरीब आदमी है उसका नज़रिया बहुत ही लचर है। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसकी गरीबी ही उस रास्ते में बाधक है, एक्चुअली उसकी सोच भी बहुत बड़ी बाधक है। ऐसा नहीं है कि जो लोग 500 रुपये फ़ीस, या मान लो प्राइवेट स्कूल में 500 रुपये फ़ीस लग रही तो उसको भर नहीं सकते, बस उनकी सोच में ये नहीं है कि उसे 500 रुपये फ़ीस भरी जाए। उनको ये यकीन ही नहीं होता कि उनका बच्चा पढ़ लिख के कुछ करेगा। उनको लगता है अरे हो गया, क्या है, जाके सूरत गुजरात में काम कर लेगा, हरियाणा में काम कर लेगा। तो ऐसे देश के बहुत बड़े महानगरों में आप देखें तो रीवा का लेबर वर्क, बहुत लेबर वर्क है। सूरत की फैक्ट्रियों में जो कपड़ा फैक्ट्रियाँ हैं उसमें 30% जो आबादी है लेबर वर्क की, मुझे लगता है वो रीवा के लोग हैं। तो वो सिर्फ इसलिए हैं कि वो अनस्किल्ड रह गए हैं, पढ़ नहीं पाए हैं, उनके माँ बाप ने उन पर भरोसा नहीं जताया, कुछ बच्चों की लापरवाही रही है। पर मैं मानता हूँ कि प्रथम दृष्टया जो है समाज और परिवार उसके लिए ज़िम्मेदार होता है कि उसके लिए शिक्षा का माहौल बनाए। तो मैं चाहूँगा कि मेरे जो जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं मतलब टीच टू ईच के, वो पूरी तरह से शिक्षा को लेकर हैं। हम शिक्षा को लेकर इसलिए सब ज़्यादा चिंतित हैं कि अगर एक व्यक्ति शिक्षित होता है तो उससे उसका ही नहीं, कई परिवार सफल हो जाते हैं और कई परिवार सुदृढ़ हो जाते हैं। तो जैसे मान ली हम यहाँ काम करते हैं, मतलब और हमारे साथ क्लिनिक में लोग बहुत सारे काम करते हैं, हॉस्पिटल लोग काम करते हैं, तो 100 लोग काम करते हैं वहाँ। तो उन 100 लोगों को भी कुछ ना कुछ काम मिला हुआ है। तो ऐसा है कि टीच ट्यूश में जैसे बहुत सारे लोग काम करते हैं, उसमें 40 करीब टीचर ही काम करते हैं। बहुत सारे लोग उसमें वॉलंटियर हैं। मास्टर प्रदीप जी हैं जो उसके चीफ कोऑर्डिनेटर हैं, वो बिना किसी पैसे के काम करने, बिना किसी लालच के वो पेपर बनाते हैं, टेस्ट लेते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं। ऐसे बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं उसमें जुड़े हुए, वकील साहब लोग हैं, कुछ एडवोकेट कौशलेश जी हैं, कमलेश्वर हैं, उमेश जी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जो अपने मन से ही काम करते हैं उसमें। तो मैं चाहता हूँ, लेकिन शिक्षा एक बेसिक चीज़ है जिसके बाद ही हम समाज के बेहतर बनने की कल्पना कर सकते हैं। अगर मैं सोचूं कि चलिए 100 झोपड़ियों के बीच में एक महल खड़ा भी कर दिया जाए, तो उस महल का बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है। और अभी जैसे हम देश में देखें तो हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो लगभग 4th इकोनॉमी है, मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा बहुत कम ही देशों से कम पैसे हैं हमारे पास। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन अगर पैसे का देखा जाए तो 1% लोगों के पास 40% करीब पैसा है। तो आप सोचो कि मतलब 140-50 करोड़ के लोगों में सिर्फ 10-15 करोड़ लोगों के पास ही पैसा है।